नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको नए भारत की एक नई तैयारी के बारे में बताना चाहता हूं। नए भारत ने अपने नए संसद से एक नया आगाज किया है। G20 में नारी नेतृत्व का मुद्दा उठाने वाले भारत ने महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 19 सितंबर की तारीख ऐतिहासिक तारीख हो गई। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन नए संसद का शुभारंभ हो गया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य मंदिर में सबसे बड़ी शुरुआत हो गई। क्या है नारी शक्ति वंदना अधिनियम? क्यों इसकी वजह से बहुत दिनों के बाद सियासी विरोध का ट्रेंड कुछ बदला नजर आ रहा है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। माननीय सांसदों ने पुराने संसद को अलविदा कह दिया। लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसदों ने सेंट्रल हॉल के पास एक साथ फोटो सेशन कराया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी सांसद मौजूद रहे। पुराने संसद में अपने यादगार लम्हों को समेट सांसदों ने नए संसद में प्रवेश किया। पुराने संसद की गरिमा बने रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद खास प्रस्ताव पेश किया। पुराना संसद भवन अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नया भारत कैसे बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। भारत की सेना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है। यह नया भारत है जो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शता है। यह नया भारत है जो अपने लहू को बहाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता है। देश के दुश्मनों को पाताल में क्यों ना छुपे हो, उसे ढूंढकर उसकी सही जगह पहुंचा देता है। और भारत की सेना ने आखिरकार अधिकारियों की शहादत का बदला ले लिया। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट की मौत का बदला ले लिया। सुरक्षा बलों ने 6 दिनों के लंबे और मुश्किल अभियान के बाद आतंकी उजैर खान का सफाया कर दिया। यह भी खबर आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, जिसका इंतजार लंबे वक्त से हिंदुस्तान कर रहा था। और इस आवाज को मैं अपनी आवाज के जरिए लगातार उठा रहा था। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जिस बात का इंतजार था, जिस बात का अंदेशा था, आखिर वही हुआ। जिस सरप्राइज बिल के बारे में मैं आपको लगातार राष्ट्र की आवाज के जरिए बताता रहा हूं, वो बात सच हो गई। वो बात सबके सामने आ गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको महिला आरक्षण बिल के लाए जाने की बात बार बार करता रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया, संसद में वैसा हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद का श्री गणेश हो गया। नई संसद में संसदीय कामकाज की शुरुआत हो गई।
आगाज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ किया गया। मोदी सरकार ने विपक्ष को जोर का झटका धीरे से दिया। नए संसद में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम दिया है और नए संसद में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कही और थोड़ी देर के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इसी के साथ नए संसद में महिला आरक्षण के मसले पर जोरदार सियासी खींचतान शुरू हो गई। सत्ता पक्ष विपक्ष में इस ऐतिहासिक बिल को क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई। संसद के अंदर संसद के बाहर हर तरफ महिला आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस के नेता इसका श्रेय अपनी सरकारों को दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जब कांग्रेस बिल पास नहीं करवा पाई, फिर पुरानी बात दोहराने का फायदा क्या है। नई संसद में नई शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार का दावा है कि वो महिला आरक्षण पर नया बिल ला रहे। नई संसद में नया भारत नई शुरुआत करने जा रहा है और महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। साल 2024 लोकसभा चुनाव ही नहीं, आने वाले दिनों में हर चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देगी। एक झटके में देश की सियासी फिजा पूरी तरीके से बदल गई। हर तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग पड़ा हुआ है और यह मुद्दा पहली बार साल 1974 में महिलाओं के हालात का आंकलन करने वाली समिति ने उठाया था। साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था। तब समाजवादी पार्टी आरजेडी ने इस बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद यह बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल लगातार पेंडिंग है। समाजवादी पार्टी आरजेडी महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग करती रही थी। इस बिल का विरोध करने के पीछे समाजवादी पार्टी आरजेडी का तर्क था कि इससे संसद में सिर्फ शहरी महिलाओं को ही मौका मिलेगा। दोनों पार्टियों की मांग है कि लोकसभा राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से 1/3 सीट का कोटा पिछले वर्गों यानी अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए होना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा में पेश 128वें संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक के मुताबिक लोकसभा राज्यसभाओं की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होगा, जो परिसीमन के बाद ही लागू होगा। यह परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा और आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमान कराना लगभग असंभव है। इससे पूरी तरीके से तस्वीर साफ है कि अगर विधानसभा लोकसभा के चुनाव वक्त पर हुए, इस बार आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी यह साल 2029 के लोकसभा चुनाव या उससे पहले के कुछ विधानसभा चुनाव से लागू हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं और इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाए। यह आरक्षण सीधे चुने हुए और सीधे चुने जाने वाले
जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी राज्यसभा, राज्य की विधानसभा परिषदों पर लागू नहीं होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नई संसद में मोदी सरकार ने नई शुरुआत कर दी है, जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बेहद खास मौके पर कहा कि कई सालों से महिला आरक्षण के बारे में बहुत चर्चा हुई है, काफी वाद विवाद हुए। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी काफी कोशिश हुई, लेकिन आंकड़ों की मजबूरी के चलते यह सपना पूरा नहीं हो सका, अधूरा रह गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि महिलाओं को अधिकार देने का मौका देने के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस खास मौके पर नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी महिलाओं के आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में बता रहे थे, उस वक्त संसद में मौजूद सभी महिला सांसदों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए थे। हर पार्टी की महिला सांसदों के लिए पल बेहद खास रहा है। नए संसद में सामाजिक बदलाव का नया आगाज किया गया है। महिला नेतृत्व की दिशा में मोदी सरकार की यह बड़ी कोशिश है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को शक्ति वंदन अधिनियम की किस तरीके से मुबारकबाद दे रहे हैं, देखिए आप। इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ
हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि G20 समिट में महिला नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ने पर बातचीत हुई है। भारत ने G20 में महिला नेतृत्व का मुद्दा उठाया, जिस पर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सहमति जताई। अंतरिक्ष हो या खेल हो, स्टार्टअप हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। इसे और आगे बढ़ाया गया है। भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नई संसद में इस मसले पर एक नई तरह की सियासी खींचतान देखने को मिली है और पूरी तरीके से विरोध की जो परंपरा पिछले कई सालों से देखने को मिल रही थी, उसकी जगह कांग्रेस महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए जोर लगाती नजर आई और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को जोड़ने की बात कही, जबकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस की कोशिशों के बारे में बताया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद आप देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोग को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा में आने के बाद संसद में मौजूद महिला सांसदों को कैसा लगा, उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। क्लियर कर दिया गया है और अब गौमुख से गंगा बहेगी, गंगा सागर तक बहेगी। ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है।
और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का भी पॉपुलेशन है। और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी। और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं, वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि एसटी, एससी, ओबीसी को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खासतौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। हमारे स्टेट में ऐसा हुआ था पिछली सरकार में, जब भाजपा सरकार थी, तो 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस 1 रुपया लगने वाला था। तो उसमें बाद में देखा गया कि उसका लाभ अपर क्लास की महिलाएं ले गई, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नया संसद भवन पूरी तरीके से हाईटेक है। इसमें स्टाफ के प्रवेश के लिए उनका चेहरा ही उनकी पहचान पत्र होगा। सांसदों को नए भवन में प्रवेश करने के लिए बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है। संसद में भाषण किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। सदस्य अपनी भाषा में उस भाषण को सुन सकते हैं और यह सुविधा संविधान की सूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं के लिए होगी। संसद पूरी तरीके से पेपरलेस होगी। सभी सांसदों की टेबल पर एक टैबलेट कंप्यूटर होगा जिसमें हर मंत्री, हर सांसद के लिए उनसे जुड़ा हर दस्तावेज है, हर जानकारी मौजूद होगी। ये दस्तावेज सभी 22 भाषाओं में मौजूद होंगे। मंत्री रियल टाइम में अपने मंत्रालय के सचिव से कोई सूचना मांगकर संसद में पेश कर सकेंगे। सांसदों की मौजूदगी वोटिंग टैबलेट से भी होगी और सांसदों की मौजूदगी के लिए मैनुअल काउंटिंग अब बंद हो जाएगी। नए संसद का शुभारंभ हो चुका है। नए संसद में कार्रवाई की शुरुआत हो गई। महिला आरक्षण के साथ दमदार आगाज हो गया और संसद में सियासी खींचतान का कलेवर भी नया दिख रहा है। शुरुआती संकेत अच्छे हैं। हर हिंदुस्तानी यही दुआ कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि संसद की नई इमारत नए भारत को नई बुलंदी देने में कामयाब हो और यही उम्मीद है। मैं आपको दूसरी बड़ी खबर से रूबरू कराना चाहता हूं, जो खबर जम्मू कश्मीर से है, जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को लंबे वक्त से रहा है। 6 दिन के बाद हिंदुस्तान का इंतकाम पूरा हुआ। आखिरकार हिंदुस्तान की सेना ने अपने अधिकारियों की शहादत का बदला ले लिया। आखिरकार सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर उजैर खान को मार गिराया। आतंकी उजैर के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। उजैर खान के साथ एक और दहशतगर्द का शव मिला है। इसी के साथ पिछले 7 दिनों से जारी अनंतनाग मुठभेड़ खत्म हो गई। तलाशी अभियान अभी भी चल रही है। सेना को 2-3 आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की खबर मिली। कोकरनाग का यह इलाका घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है और ऐसे में ऑपरेशन चलाना आसान नहीं। सेना के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 10 लाख के इनामी आतंकवादी उजैर खान को मार गिराया। उजैर खान इसी पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया और 12 सितंबर से ही सुरक्षा बलों ने उजैर की तलाश में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। 13 सितंबर को सुबह भीषण गोलीबारी हुई। एनकाउंटर में सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, कंपनी कमांडर मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। अधिकारियों की शहादत को लेकर पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से का माहौल। हर किसी को उजैर के खात्मे का इंतजार था।
आखिरकार सुरक्षा बलों की तरफ से इसकी जानकारी भारत को दे दी गई, हिंदुस्तान को दे दी गई, पूरे राष्ट्र को दे दी गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार को सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से इस आतंकी का सफाया हुआ। सुनिए। एलएटी कमांडर उजड़ मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड। तो राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।